जय मां शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रबंध का सिद्धांत है उसका भाग 2। जो भाग 1 था उसमें हमने पढ़ा था 6 पॉइंट को, और अगला जो 8 पॉइंट है उसको आज देखेंगे। ठीक है। हेनरी फेयोल ने कितना सिद्धांत दिया था? 14 सिद्धांत दिया था। तो 14 सिद्धांत को एक वीडियो में दिखाना वो सही से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने 2 भाग में बांट दिया है। ठीक है, चलते हैं बोर्ड की ओर। भाग 1 में हम लोग पढ़ चुके थे, 6 प्रिंसिपल को पढ़े हुए थे। अब 7वां प्रिंसिपल हमारा क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल, यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है? जो श्रम के बदले मिलता है उसको हम पारिश्रमिक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सैलरी के रूप में हो सकता है, जो मंथली सैलरी हो सकता है, या डे टू डे का सैलरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें वो कहलाता है क्या? कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर, इट शुड अफोर्ड द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू बोथ टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि इस सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक उचित होनी चाहिए। पारिश्रमिक उच्चतम संतुष्टि देने वाला होना चाहिए, चाहे वो मौद्रिक रूप में हो या फिर अमौद्रिक रूप में हो। मौद्रिक रूप का मतलब क्या होता है? जो मुद्रा के रूप में दिया जाए उसको हम मौद्रिक पारिश्रमिक कहते हैं, और अमौद्रिक पारिश्रमिक उसको कहते हैं जो मुद्रा के रूप में नहीं दिया जाए लेकिन कुछ सुविधाओं के रूप में दिया जाए। जैसे कर्मचारी को आने जाने की सुविधा, फिर हॉस्पिटल अस्पताल की सुविधा, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की सुविधा, ये सब क्या होता है? अमौद्रिक होता है पारिश्रमिक। तो ये दोनों इस तरह का होना चाहिए जिससे कर्मचारी संतुष्ट हो और मन लगाकर काम कर सके। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यदि संस्था प्रॉफिट में जा रहा है तो एम्प्लॉय को वेतन में वृद्धि समय समय पर किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहता है कि अगर आपका संस्था जा रहा है किसमें? प्रॉफिट में, तो समय समय पर, जैसे समय समय पे क्या महंगाई बढ़ता है तो उस हिसाब से आपको पारिश्रमिक में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कर्मचारी को क्या होगा? संतोष बढ़ेगा और अंततः उत्पादकता में वृद्धि होती है। क्योंकि कोई भी जो संस्था है वो ग्रो करता है किसकी बदौलत? तो कर्मचारियों की बदौलत करता है। तो अगर कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे तो उनका उत्पादकता में वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो संस्था ग्रो करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है 8वां पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का मतलब होता है कि एक ही केंद्र, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अलग अलग केंद्र। तो इसको हम कैसे समझेंगे? ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो भी देख लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें आपको लिखना होता है। कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पॉजिटिव इफेक्ट इसका क्या है। तो जो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय है उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। फर्स्ट कहता है इंक्रीज इन द इंकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड डिक्रीज इन द लेबर टर्नओवर रेशियो। सेकेंड कहता है डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इम्प्रूव्स अस दे गेट मोटिवेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। There should be one center point in the organization which control over all the parts, but the degree of centralization of authority should vary according to the needs of the situation. To what extent a manager can centralize authority in his hands will depend on his intelligence, एक्सपीरियंस एंड क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या ये सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है? तो इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता का पूर्ण रूप से केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। फेयोल क्या कहना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय
महत्वपूर्ण निर्णय, जबकि रोज की जो काम है, रोज का जो वर्क है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, और जो पॉलिसी बनती है, जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर काम करने के लिए जो वर्क हो वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, और डे टू डे का जो वर्क होता है वो क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। ये फेयोल्स का व्यू था। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक कॉलेज में प्रिंसिपल को कॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने को अपने पास सेंट्रलाइज रखना चाहिए, और जबकि रोज का जो कार्य है वो किसको सौंप देना चाहिए, विभागों को सौंप देना चाहिए। हर काम अगर प्रिंसिपल सोचेगा कि हम ही करें तो हमेशा काम में क्या होगा, डिले होगा। इसलिए कहता है कि कुछ वर्क को सेंट्रलाइज रखना चाहिए और कुछ वर्क को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। तो अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट कहता है डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स एंड इंक्रीज इन द इफिशियंसी टू द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर सबऑर्डिनेट्स को भी कुछ काम करने का मौका मिलता है तो उसकी क्या होती है, इफिशियंसी बढ़ती है। ठीक है, सेकेंड कहता है फास्ट डिसीजंस एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला। अब ये सोपान श्रृंखला क्या होता है, द स्केलर चेन इज चेन ऑफ सुपरविजर्स फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट रैंक। ठीक है, इट इज़ ऑल राइट टू से दैट एवरी कम्युनिकेशन शुड फॉलो द प्रिस्क्राइब रूट। सोपान श्रृंखला का अर्थ क्या है, एक आधिकारिक औपचारिक अधिकार रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। फेयोल के अनुसार उच्चतम प्रबंध से न्यूनतम पदों की श्रृंखला स्केलर चेन के नाम से जानी जाती है, जिसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में चलने चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, एक डायग्राम बनाना होगा। एक डायग्राम को हम बना करके उसके हिसाब से समझेंगे। जैसे हमारा ये यूनिवर्सिटी का ही ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी का क्या है, VC सबसे टॉप लेवल में आ गया। सेकेंड क्या आएगा, डीन। ठीक है, थर्ड में क्या आएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोफेसर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो अधिकार रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन। स्केलर चेन ये जैसे VC कोई ऑर्डर अगर देता है तो ऑर्डर किसके पास आएगा, पहला डीन के पास, फिर डीन के पास से कहाँ जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट से किसके पास आएगा, प्रोफेसर। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब कि हर विभाग का अपना एक हेड होता है, तो उसी को हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहाँ आएगा, प्रोफेसर के पास, और प्रोफेसर के पास से कहाँ आएगा, स्टूडेंट के पास। तो इस तरह से एक ऑर्डर की श्रृंखला ऊपर से नीचे की ओर चलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं फेयोल कि हमेशा जो क्वेश्चन हो वो नीचे से ऊपर की ओर जाए और जो ऑर्डर हो वो ऊपर से नीचे की ओर आए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्केलर चेन कहलाता है। अब पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इसको हम देख लेते हैं कि क्या इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट कहता है सिस्टमैटिक फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड कहता है क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। थर्ड कहता है नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसको मिटा दें।
10th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मतलब व्यवस्था का सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही पता चला है कि व्यवस्था का सिद्धांत मतलब सही चीज को सही जगह पे रखना ही व्यवस्था का सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, इसको देख लेते क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अप्लाइज टू बोथ मटेरियल एज वेल एज मेन, मतलब व्यवस्था का सिद्धांत भौतिक साधन और मानवीय साधन दोनों से संबंधित होता है। भौतिक साधन को व्यवस्थित करने का अर्थ है कि हर वस्तु अपने उचित स्थान पर होने चाहिए। इसी प्रकार मानवीय साधनों के लिए भी एक उचित स्थान होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या हो सकता है, तो कारखाने में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर औजार कहाँ से प्राप्त होंगे और ज़रूरत पड़ने पर मैनेजर कहाँ मिलेंगे। अर्थात हर व्यक्ति के लिए अपना एक कक्ष होना चाहिए और वो वहीं पाया जाना चाहिए। मतलब इससे क्या होता है कि टाइम में डिले नहीं होता। अब मैनेजर साहब को खोजना है तो कहाँ जाएंगे, जो मैनेजर का ऑफिस होगा उसमें जाएंगे। सुपरवाइजर को खोजना है तो कहाँ जाएंगे, सुपरवाइजर का जहाँ ऑफिस होगा वहाँ जाएंगे। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इससे समय में बचत हो जाती है। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट इसका क्या है, तो नो लेस ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मेन एंड मटेरियल। सेकेंड, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी समता का सिद्धांत। अब ये इक्विटी नाम से ही पता चल रहा है कि समानता, तो काइंडनेस एंड जस्टिस शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय मैनेजमेंट इन डीलिंग विथ देयर सबऑर्डिनेट्स। दिस विल लॉयल्टी एंड डिवोशन एमोंग द एम्प्लॉइज। ठीक है, यह सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय न्याय एवं उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए जिससे उनमें कार्य के प्रति क्या हो, समर्पण का भावना आ जाए। साधारण शब्द में हम क्या समझ सकते हैं, तो वफादार कर्मचारी एवं कामचोर कर्मचारी के बीच समान व्यवहार नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई कर्मचारी है जो बहुत मन लगा के काम करता है और उसके कारण काम बहुत आगे जा रहा है, तो उसको पुरस्कृत करके, और जो कामचोर है जो मन लगा के काम नहीं कर रहा है जिसके कारण काम में डिले होता है, तो उसको दंड भी दिया जाना चाहिए। ये समता का सिद्धांत कहता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि एक कर्मचारी एक दिन में 50 यूनिट प्रोडक्शन कर 100 रुपया मजदूरी पाता है, ठीक है, तो निश्चित रूप से दूसरा कर्मचारी एक दिन में मात्र 30 यूनिट उत्पादन करता है तो उसे मात्र 60 रुपये मजदूरी मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कामचोर जो एम्प्लॉय है उसको क्या मिलेगा, सबक मिलेगा, ताकि वो भविष्य में अपने काम की मात्रा को बढ़ाए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सोनेल, कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व। तो अस्थायित्व का मतलब क्या होता है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके काम के समय में उनको कहीं अदला बदली नहीं होनी चाहिए या उनको काम से हटाया जाना नहीं चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। तो एन एम्प्लॉई with all the abilities need some time to gain specialization. If an employee is shifted off and on, neither the employee nor his employer would gain anything from it. Stability is linked with long tenure of personnel in the organization. Efficiency is promoted by a stable work force. ठीक है, तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि ये सिद्धांत कहता है कि
फेओल यह कहना चाहते हैं कि सभी कर्मचारियों और विशेषकर प्रबंधकीय कर्मचारियों की बार बार अदला बदली संस्था के हित में नहीं रहती है। कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व उन्हें मन लगाकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि अगर मैनेजर को बार बार, हम प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, उन सब को अगर हम बार बार बदलते हैं, प्रोडक्शन को सेल में भेज दिए, सेल्स मैनेजर को फिर फाइनेंस में भेज दिए, तो उनको बार बार जो हम चेंज करते हैं तो उससे भी हमारा काम डिले होता है और काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। और कभी उसको ऑफ कर दिए फिर ऑन कर दिए, कभी बुला लिए कभी हटा दिए, तो उससे क्या होता है, संस्था का जो संस्था का इमेज भी खराब होता है। उसमें कोई काम ढंग से करना नहीं चाहता है, हमेशा उसके मन में लगा रहता है कि कब ऑफ मोड में उनको डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सोनेल, कि कर्मचारी को अस्थाई उसके वर्क के समय होना चाहिए। तीसरा क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, मतलब पहल क्षमता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, initiative is the power of thinking out a plan and ensuring its successful implementation. It adds to one's excitement and energy. Initiative on the part of its employees can become a great source of strength. Not initiative must not be against the established practice. ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, एक स्वाभाविक रूप से सोचने की शक्ति तथा अपने विचार के अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहते हैं। ठीक है, तो प्रबंधक को क्या चाहिए कि अपने अधीनस्थ को काम करने की पहल करने दे। इससे व्यापार की शक्ति क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि सबका अपना अपना एबिलिटी होता है। उस एबिलिटी से अगर कोई काम करता है तो उसको करने देना चाहिए। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट इसका क्या होता है, तो फर्स्ट कहता है इंक्रीज इन द थिंकिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्या कहता है, एम्प्लॉयज अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ दे आर सेट अप विथ देयर कंसल्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पिरिट डी कॉर्प्स, मतलब सहयोग की भावना। इट मीन्स रिगार्ड फॉर द ऑनर ऑफ द इंटरप्राइज टू विच ऑन बिलोंग्स। फेओल सेड दैट देयर इज ए स्ट्रेंथ इन यूनियन। मतलब फेओल इस सिद्धांत में कहना चाहते हैं कि प्रशासनिक प्रबंध ऐसा होना चाहिए जो समस्त कर्मचारियों में एकता की भावना तथा संस्था के प्रति वफादारी पैदा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, प्रबंधक को अधीनस्थों के सामने हमेशा यह कहना चाहिए कि हम लोग यह काम करेंगे, न कि मैं यह काम कर लूँगा। इससे क्या होता है कि हम की भावना आती है, मतलब टीम भावना आती है। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट कहता है मोटिवेशन टू वर्क विथ टीम स्पिरिट। ठीक है, सेकेंड कहता है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। थर्ड कहता है एम्प्लॉयज डेवलप स्वीट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रबंध का 14 सिद्धांत वो समाप्त होता है। ओके गाइस, बाय।